नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये। लेखक बनफूल। अजीब तरह से विदु बाबू ने कहा, अरे रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके पास हाथ में पैसे आए मुझे वापस दे सकते हैं, जल्दी क्या है। और भी अजीब महसूस करते हुए निखिल बाबू ने कहा, नहीं, यह वास्तव में परेशान करने वाली बात है। मैंने तुम्हें खाली हाथ 3 बार विदा किया है। आज तो मैं जरूर ही तुम्हें पैसे लौटा देता। दरअसल कल रात मैंने पैसे अलग भी करके रख दिए थे, लेकिन आज सुबह ही श्री बोस अडिग थे कि उनका बेटा बनारस में बीमार है, एक तार आया है और पैसे की जरूरत है। विदु बाबू ने कहा, तो तुमने उसे पैसे देकर तो सही काम किया, क्या फर्क पड़ता है। जब वह तुम्हें वापस कर देगा तब तुम मुझे चुका सकते हो। मुझे देखने दो कि क्या विपिन मुझे कुछ नगद उधार दे सकता है। यह कहते हुए कि मुझे भी आज पैसे की जरूरत है, विदु बाबू जाने के लिए उठ खड़े हुए। जैसे ही वह चला गया निखिल बाबू के चेहरे से व्याकुलता गायब हो गई और उसने अपने आप से कहा, क्या बदमाश है, इतने कम पैसों के लिए इतनी बार आ गया। और बाहर विदु बाबू का भी स्वभाव बदल गया। अपनी आवाज कम करते हुए बुदबुदाया, लगता है मूर्ख को दर्द नहीं होता दूसरे के लिए। नित्य दिन बीतते गए। 1 हफ्ता बीत गया। एक सुबह फिर विदु बाबू निखिल बाबू के पार्लर में आए। लगभग 3 महीने पहले विदु बाबू ने उसे 10 रुपए उधार दिए थे और वादा किया था कि कल चुका दूंगा। लेकिन यह भाग्य का मजाक था कि कार्यालय के आदरणीय प्रधान लिपिक निखिल नाथ मिश्रा विधुचरण बोस जैसे आवारा का ऋणी हो जाए, और वो भी मात्र 10 रुपए में। हे भाग्य, मैं आपको नमन करता हूँ। नलराज जैसे चतुर राजा को आपके हाथों अपमान जो सहना पड़ा था, मैं तो सिर्फ एक साधारण क्लर्क हूँ। यह निखिल बाबू की सांत्वना थी। अब वह यह है कि निखिल बाबू को बचपन में महाभारत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। विधुचरण के आगमन पर निखिल बाबू ने विदु बाबू को देखने के लिए उत्सुकता से अपने दिन बिताने का बहाना ग्रहण किया, और उनके आगमन ने उन्हें इस चिंता से मुक्त भी कर दिया। मैं बच गया। स्वागत है विदु बाबू, मैं तुम्हारे बारे में हर दिन सोचता हूँ। आज हमारे पड़ोस में एक स्थानीय थिएटर शो गणेश ओपेरा होगा, क्या आप आना चाहेंगे। अनुकूल संगति के बिना ऐसी बातों में आनंद कहाँ आता है, कृपया अवश्य पधारें। सुनकर तो विधुचरण का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे कि वह अभी अभी चांद को पाने आया हो। उसने अपनी चमकती आंखों को उठाते हुए कहा, बिल्कुल, कितने बजे आऊं। 8 बजे शाम को। हाँ, जरूर आ जाऊंगा। तभी निखिल बाबू की 6 साल की बेटी मिंटू प्रकट हुई। बोली, बाबा, माँ कहती कि हमारे पास चीनी खत्म हो गई। विदु बाबू ने मिंटू से बातचीत करना शुरू कर दिया। वह कभी अपनी बेटी से भी उतनी बात नहीं करते, किंतु निखिल बाबू की बेटी से, वाह रे खुकी, तुम्हारा फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, रिबन कितना खूबसूरत है। इसी तरह की बातों में उलझते हुए 10 मिनट और बिता दिए। विधुचरण का यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य 10 रुपये प्राप्त करना था, लेकिन वह इसके लिए खुद को दबाव में नहीं ला सके। यदि निखिल नाथ बाबू ने स्वयं इस विषय पर बात की तो विभिन्न बहाने से उन्होंने रुकने की कोशिश की। विधुचरण में शालीनता का दृढ़ भाव था और निखिल नाथ बाबू का दिमाग नेक था। उन्होंने इस विषय को बिल्कुल नहीं उठाया। इस साल फतेहपुर सीकरी में भीषण ठंड पड़ गई और गरीब लोगों को भारी परेशानी हुई है। निखिल बाबू ने इस पर बहुसंख्यक तरीकों से अपनी चिंता भी व्यक्त कर दी। घड़ी ने 9 की घंटी बजाई। निखिल नाथ बाबू ने कहा, मुझे काम पर जाने के लिए तैयार होने की जरूरत है। इस बार विधुचरण बाबू इसे और नहीं पकड़ सके। हताशा में उन्होंने पूछा, क्या आपको श्री बोस से पैसे वापस नहीं मिले। निखिल नाथ ने ऐसा अभिनय किया मानो आसमान से गिर गया हो। ठीक है, अरे, मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे हैं। और वह जेब ढीली करने लगा। हे भगवान, मेरी चाबियां कहाँ हैं। वह अपनी सारी जेब में टटोलने लगे। टेबल के नीचे, अलमारी के ऊपर, उसने हर जगह तलाश ली, किंतु अजीब बात, चाबी तो मिली ही नहीं। विधुचरण ने भी खोज में सहायता की और अंत में कहा, रहने दो, ऐसी भी क्या जल्दी है। शाम को उचित समय पर पहुंचे। विधुचरण ने पाया कि निखिल नाथ शो में नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि निखिल नाथ किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है और अनिश्चित था कि वह कब लौटेगा। विधुचरण ने खुद शो देखा। उन्हें उत्तरा की एक्टिंग बेहद पसंद आई। शरीर और मन के बीच गहरा संबंध होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात का प्रमाण था
उतरा की पीड़ा और अश्रु। अगली सुबह उन्होंने महसूस किया कि दिल में दर्द ने उसके गले में शरण ली। निकलना मुश्किल था। टॉन्सिल हो गया। तापमान मापा, पाया कि हल्का बुखार भी था। हल्का बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर बिस्तर पर पड़े विधुचरण ने सोचा कि अगर निखिल नाथ से नहीं मिले होते तो वे कभी थिएटर देखने नहीं जाते। और यह भी सच था कि यदि 10 रुपए मूल कारण नहीं होते तो वे निखिल नाथ से मिलने की इच्छा ही उनसे नहीं रह जाती। इस प्रकार विश्लेषण करते हुए विधुचरण बड़बड़ाया, वह बदमाश मुझे आर्थिक और शारीरिक रूप से ही मार डालेगा। विधुचरण 1 सप्ताह के लिए बिस्तर पे ही सीमित थे। साथ ही उनके इलाज पर 17 रुपए और 87 पैसे भी खर्च हुए। इस घटना के बाद 1 महीना और बीत गया, क्योंकि पृथ्वी तो रुकती नहीं है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। पृथ्वी अपने कक्ष पर समानांतर रूप से घूमती है। प्रकृति के अनुसार दिन और रात बदलते हैं। महीने का 6वां दिन था। नीचे के कमरे में बैठे निखिलनाथ मानसिक गणना में ताल्लीन थे। कल उसका पेडे है। शुद्ध वेतन 55 रुपये और 47 पैसे। मकान का किराया 15 रुपये, 20 रुपये स्थानीय किराना दुकानदार का बकाया। उसमें 20 रुपये 47 पैसे बचे थे। 47 पैसे की तो गिनती ही नहीं, 20 रुपये, और उसमें पूरे महीने का किराना खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, दूध, मिट्टी का तेल, कपड़े और कपड़े धोने का खर्चा आता है। विधुचरण को 10 रुपये वापस देना अब भी नामुमकिन हो गया, लेकिन उनकी पत्नी के पास थोड़े पैसे थे जो उन्होंने घर कर्ज से बचाए थे। लेकिन निखिल को सही रकम की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा वह शोभा की इस छोटी सी राशि से वंचित नहीं करना चाहता था। वह इसके लिए कैसे पूछ सकते थे? उसने एक दौड़ पर दांव लगाने के लिए विधुचरण से पैसे उधार लिए थे। कहने की जरूरत नहीं कि वह हार भी गए। वह इस बात को अपनी पत्नी को बेदाग ढंग से बता नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि किसी तरह रकम चुकाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हर महीने मानसिक गणित करते हुए उन्होंने महसूस किया कि इसे प्रतिबंधित करना असंभव था। झूठे बहाने से विधु बाबू को लंबे समय तक बचाना मुश्किल होता जा रहा था। हर चीज की एक सीमा होती है। निखिलनाथ सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। उसी क्षण उसने गली के मोड़ से विधु की आवाज सुनी, हाँ, मैं निखिल बाबू को देखने के लिए जा रहा हूँ। निराश निखिलनाथ जल्दी से उठे, बगल के गुप्त कमरे में चले गए और तुरंत अपने आप को अंदर कर लिया। निखिल बाबू, मिंटू प्रकट हुआ। बाबा यहीं बैठे थे, हो सकता है अभी अभी बाहर निकले हो। ठीक है, जब वापस आ जाए तो बता देना कि मैं आया था। ठीक है। विधु बाबू चले गए और जैसे ही चले गए निखिलनाथ अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और चिल्लाया, ओहो हे भगवान, क्या काट खाया। कोने में मधुमक्खी का छत्ता था। डंक से घायल हुए निखिल बाबू विचलित, लक्ष्यहीन होकर इधर उधर हो गए और उसने घड़े में थोड़ा पानी डाला और उसे अपनी आंखों और चेहरे पर छिड़कने लगे। कुछ ही समय में उनकी बाईं आंख का ढक्कन सूज गया और बंद हो गया और उसका फैला हुआ दाहिना गाल देखकर मिंटू को हंसी आ गई। निखिलनाथ ऊपर जाकर लेट गए। ठीक उसी समय 2 व्यक्ति विधु बाबू की सहायता करते हुए दिखाई दिए। निखिल बाबू से अपने पैसे कैसे वापस लेने जाए, कैसे प्राप्त करे, इस सोच में ताल्लीन और अनुपस्थित तरीके से सड़क पर चलते हुए एक केले के छिलके पर पैर पड़ गया और फिसल गए। अपना सिर फोड़ लिया और दायां हाथ भी तुड़ा लिया। 2 राहगीरों की सहायता से और बहुत दर्द सहकर वह निखिलनाथ के घर पहुंचने में कामयाब रहे, क्योंकि उनका घर बहुत दूर था। निखिलनाथ ऊपर बिस्तर पर लेटे हुए थे। बार बार बुलाने पर वह नीचे आए और अपनी दाईं आंख से देखा कि विधुचरण वापस आ गया है और दोनों ने एक दूसरे को एक साथ कहा, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। तब से एक एक करके 3 महीने बीत चुके हैं। निखिलनाथ ने अभी तक विधु बाबू का भुगतान नहीं किया और विधुचरण बाबू अभी भी निखिलनाथ के घर के चक्कर लगा रहे हैं।